हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीटेट में हम सीटेट सीटेट जो 2019 जुलाई सेशन, ठीक है, जुलाई 2019 में जो क्वेश्चन आया था सीडीपी का, ठीक है, सीडीपी का बाल विकास का जो क्वेश्चन आया था उससे उससे हम आज लोग प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा सीडीपी 2019 में जो जुलाई सेशन 2019 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें से जो सीडीपी का क्वेश्चन आया था उसका हम लोग आज कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। और आप लोग बताइएगा सर 30 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग बीच एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड अब मान लो इससे और अलग से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो उससे आप आराम से उसको कर पाएंगे, ठीक है। और जो कि भी 2025 में सीटेट देना चाहते हैं, प्लीज इस ये सबको आपको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि आपको पता चलेगा एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और आप लोग कैसे करने हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और ये पेपर 2 का है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये पेपर 2 का है, ठीक। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित, क्या बोलता है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कोहलबर्ग बताइएगा, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानना है, ठीक है। कोहलबर्ग नैतिक, पहला ऑप्शन बोल रहा है अंतःकरण को स्व चयनित नैतिक सिद्धांतों के सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक, ये याद रखिएगा, कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये दिया एथिक्स प्रिंसिपल एंड कंसिस्टेंट डाइट वैलिड ह्यूमैनिटी एंड रिगार्डिंग लॉ एंड सोशल, तो ये याद रखिएगा लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट, ठीक है, लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। पहला ऑप्शन है यांत्रिक उद्देश्य अभिनय, ऑप्शन ऑप्शन सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, ऑप्शन नंबर सी बोलता है सामाजिक क्रम व्यवस्था का विनाश, ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का विनाश। तो आपको बताना है जो लॉरेंस के द्वारा जो दिया गया था यह सिद्धांत कानून सामाजिक समानता का ध्यान को दिए बिना आपको बताना है कि कौन सा वैलिड होगा, ठीक है, उसका आंसर बताइए। फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, फिर आपको बताएंगे क्या होगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए जल्दी बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, क्या है इंग्लिश में बोलते हैं द सोशल एंड कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ओरिएंटेड। देखिए इसमें क्या है, लॉरेंस कॉन्सबर्ग के द्वारा देखिए नैतिक सिद्धांत दिया था, ठीक है, नैतिक सिद्धांत इसमें दिया था जिसमें से कुछ कुछ इससे पॉइंट बता देते हैं। जैसे कि इसमें क्या कहता है, ये जेंडर मतलब जेंडर बाइस थ्योरी दिया था, मतलब कि ये क्या था, जब ये थ्योरी जब दिया था तो उसमें से क्या दे रहा, सिर्फ पुरुष को लिया था, ठीक है, तो ये भी पॉइंट रखिएगा। तो ये जेंडर बाइस थ्योरी क्या था, जिसमें से पुरुष को लिया था, फीमेल को नहीं लिया था, जिसमें से कौन था, कैरोल ग्रेगलिन थी नामक की जो उसकी स्टूडेंट थी, उसने क्या कह दिया इसका मतलब कि आलोचना कर दिया। तो ये भी आ गया, आलोचना कौन कह रहा है, कैरोन ग्रेगलिन, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इससे, तो ये भी मान लो पूछ दिया जाए तो वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं। जैसे कि लॉरेंस कॉन्राड का है 3 लेवल दिए थे, ठीक है, 3 लेवल दिया था, 3 लेवल था, उसके बाद 6 चरण था, मतलब 6 स्टेज था, ठीक है, 3 लेवल 6 स्टेज। पहला लेवल में क्या था, प्री कन्वेंशनल लेवल था, ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल जिसको बोलते हैं पूर्व परंपरागत, ठीक है, परंपरागत। देखिए इसमें पहला लेवल में परंपरागत था, जिसमें से क्या बोला था, इसमें पहला ऑप्शन था आज्ञा, मतलब कि आज्ञाकारिता या दंड, मतलब दर या सजा के लिए था। दूसरा फिर क्या था, दूसरा में वही था कि लेन देन या इंस्ट्रूमेंट बोला जाता था, ठीक है, इतना हो गया। फिर दूसरा जब स्टेज था, दूसरा लेवल में क्या था, कन्वर्सनल लेवल, ठीक है, ये भी याद रखिए, कन्वर्सनल मतलब परंपरागत। इसमें फिर क्या बोलता था, इसमें बोला था गुड फॉर गुड गर्ल गुड बॉय, ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, रिवार्ड मतलब कि हमको क्या मिलेगा, रिवार्ड लालच, ये सब पहला बता था, जिसको स्टेज थर्ड में था, ठीक है। फिर इसी का जब चौथा स्टेज में जाएंगे तो चौथा स्टेज में क्या था, कानून नैतिक सामाजिक व्यवस्था कार्य के बारे में जो अविनाश करता है, ठीक है, तो वही सामाजिक अनुबंध के लिए जो यही जो सोशल है ना, सोशल कॉन्टैक्ट, यही इसी के अंदर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या दिया था, थर्ड में दिया था पोस्ट कन्वर्सन लेवल, ठीक है, तो थर्ड में दिया था पोस्ट कन्वर्सन लेवल। इसमें क्या था, मतलब उत्तर परंपरा, इसमें क्या होता है, खुद का सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है, तो खुद का सिद्धांत होना, इसके बारे में बोला था, और सार्वभौमिक कल्याण होना चाहिए। तो पांचवा में था कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, तो ये भी सामाजिक अनुबंध अभिन्यास ये वाला था, ठीक है। तो ये कौन सा लेवल था, मतलब थर्ड का 5 में, ठीक है, तो थर्ड का 5 मतलब तीसरा स्टेज, मतलब तीसरा लेवल का पचमा अवस्था, तो याद आ गया, तो यह तीसरा लेवल का पचमा अवस्था का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये वाला था क्या, समाज के व्यक्तित्व का भला करने के लिए क्या करना, लो ऑर्डर कानून को तोड़ देना, ठीक है, तो यही वाला अवस्था था, ठीक है। और इसके बाद छठा क्या था, सार्वभौमिक जन कल्याण, मतलब सभी के हितों के लिए क्या करना,
कानून बनाना और अपने नैतिक सिद्धांत, मानव अधिकार के सिद्धांत, ये यथार्थ है। और लॉरेंस कॉर्नवेल किस पे था? हेज का जो एक बताया था कि बीमार पड़ जाती है और उसके पत्नी के लिए दवाई जो चोरी नहीं करना पड़ता, तो उसके बाद दुविधा आता है जिसमें से चोरी करने पे जेल जाएगा और नहीं करने पे उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये वाला सिद्धांत को बताया था, ठीक है, लॉरेंस कॉर्नवेल। चलिए इससे रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बोलता है निम्न में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था का प्रमुख कौशल में से एक है? तो आपको बताना मूर्त क्रियात्मक अवस्था का एक है। पहला ऑप्शन है सजीवात्मक चिंतन, ऑप्शन में सुरक्षित रखने की योग्यता, ऑप्शन में 3 बताया परिकल्पनात्मक निवारणात्मकता, ऑप्शन में 3 बोलता है द्वितीयक या वर्तुल प्रतिक्रियाएं। चलिए बताइए आप लोग, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 2 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्या है 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी में क्या है? सुरक्षित रखने की योग्यता, ठीक है। तो ये क्या है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था का प्रमुख कौशल में से एक है, ठीक है। इसको बोलते हैं एबिलिटी टू कन्वर्सेशन। ये भी याद रखें। देखिए ये एबिलिटी कन्वर्सेशन कौन दिया था? ये जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। तो कौन दिया था? जीन पियाजे, ठीक है। हाइपर रीजनिंग कितना होता है? ये मतलब 11 प्लस 11 साल से जो ऊपर की एज का होता है हाइपर थिंकिंग, इसको बोलते हैं अमूर्त, ठीक है। तो इसको लिखे अमूर्त, ठीक है, अमूर्त अवस्था में, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सर्कुलेटरी अवस्था क्या है? 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में, तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है ये वाला। एनिमेटेड थिंकिंग मतलब क्या होता है? इसमें से जो बच्चा कहता है जीववादी वाला सोच होता है, जिसमें से क्या निर्जीव चीज को बच्चा क्या सजीव, जैसे खिलौना गुड्डे गुड़िया को क्या कहता है? वो सजीव समझता है। तो क्या कितना 2 साल से ऊपर की अवस्था, 2 से प्लस की अवस्था में ये जीववादी समझ जाता है, जिसमें क्या होता है? बच्चा डंडा को लेकर क्या कहता है? उड़ता है, या कोई जैसे कि कोई खिलौना या कोई कुर्सी या टेबल से क्या बच्चे को चोट लग जाता है, तो क्या बोलता है? मम्मी पापा को, मम्मी ये टेबल हमको मारा है। तो उसमें क्या होता है? बच्चे में जीववाद की सोच आ जाती है, ठीक है। तो वो उसको नहीं पता है कि ये निर्जीव चीज है, तो उसको लगता है फिर जब उसको मम्मी उस टेबल को मार देता है तो उसको लगता है कि हाँ उसका बदला ले लिया, ठीक है। तो ये वाली जीववादी सोच में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखें। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित रखने की योग्यता, एबिलिटी टू कन्वर्सेशन, ठीक है। CCS दिया, 3 सिद्धांत दिया था, जिसमें कन्वर्सेशन था, संरक्षण था, इस टाइप का जो अवस्थाएं दिए थे ये जीन पियाजे दिए थे, ठीक है। कौन कौन सा अवस्था है? ASPCF, ये भी याद रखिएगा। एस मतलब सेंसरी मोटर स्किन, पी मतलब प्री कन्वर्सन, सी मतलब कंक्रीट, और एफ मतलब फॉर्मल, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये 4 अवस्थाएं दिए थे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया, जीन पियाजे का ही क्वेश्चन आ गया। चलिए जीन पियाजे देख लेते हैं। क्या बोलता है? जीन पियाजे ने लेव वार्गिस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो आपको बताना जीन पियाजे और लेव वार्गिस्की किस रूप में देखते हैं? संरचनावादी मतलब क्या? कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो ये रखिए कंस्ट्रक्टिव। पहला ऑप्शन कौशल कार्जन, ऑप्शन प्रतिक्रियाओं का अनुबंध, ऑप्शन निष्क्रिय आवृत्ति का प्रक्रिया, ऑप्शन में सक्रिय विनियोजन का अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। चलिए आप लोग बताइए। फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट होगा तो हम कर देंगे, ठीक। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण करने की प्रक्रिया, क्या है? प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग एंड एक्टिव एंगेजमेंट, ठीक है। एक्विजिशन स्किल, कंडीशनल रिस्पॉन्स, ये सब पैसिव, ये सब इसका नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर सक्रिय विनियोजन का निर्माण, ठीक है। जीन पियाजे और वाइगोस्की, जीन पियाजे और वाइगोस्की के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। जैसे लेव वाइगोस्की क्या दिया था? लेव वाइगोस्की क्या दिया था? ये वही दिया था, क्या बोलते हैं? जेड पी डी, ठीक है। उसके बाद एमको का सिद्धांत दिया था और स्कार्फ फोल्डिंग का सिद्धांत दिया था। ये थोड़ा थोड़ा आप लोग याद करें। स्कार्फ फोल्डिंग मतलब कि क्या बोलते हैं? अध्यक्ष तटस्थता का सिद्धांत दिया था, क्या ना? अध्यक्ष तटस्थता का सिद्धांत दिया था। तो ये भी आप लोग याद करिए। जैसे कि होता है ना, जैसे कोई बच्चा काम कर रहा है उस अवस्था में करता है, वो जब जैसे ये लेवल है, मान लीजिए यहाँ लेवल में है, ये यहाँ पे काम कर रहा है, बट उसको यहाँ पे कठिनाई आ रही है, तो क्या कहते हैं? उसके से एम को जो उससे जानकार होते हैं उसको थोड़ा सा क्या करता है? हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलता है स्कार्फ फोल्डिंग। जब हेल्प कर देता है तो ये बच्चे आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक है, और वो प्रगति की ओर बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं स्कार्फ फोल्डिंग, ठीक है। एम के मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब यह कहता है जो बच्चों की तुलना से थोड़ा सा जानकार होता है, ठीक है। जेड पे मतलब तटस्थता का सिद्धांत, ठीक है। तो ये भी याद रखें। उसके बाद जीन, अभी तो इसका डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। फिर जैसे जीन पियाजे ने दिया था कन्वर्सन का सिद्धांत दिया, संरक्षण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये सभी जीन पियाजे का सिद्धांत था। तो ये सभी याद रखें। जीन पियाजे का बस यही थोड़ा सा याद रखिएगा कि पहला अवस्था जो था संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर, इसके जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। फिर पूर्व संख्यात्मक अवस्था क्या ना 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्थाएं होती है। फिर उसके बाद मूर्त अवस्थाएं जो अवस्थाएं होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्थाएं होती है।
और लास्ट जो होता है औपचारिक प्रक्रिया होता है, जिसको क्या बोलते हैं 11 प्लस के बचता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोलता है, समाचार पत्रों से कहानियां एवं कतरानों की चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाओं, याद रखिएगा पुरुष और महिला, मेल और फीमेल के दोनों गैर परंपरागत भूमिकाओं को चित्रित करते हैं। निम्न में से किसके लिए प्रभावी रणनीति आपको बताना है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन है लैंगिक जेंडरपात पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिका को प्रोत्साहन देने के लिए, और ऑप्शन है लैंगिक जेंडर रूढ़िवादिता का सामना करने के लिए। चलिए आप लोग बताइए। चलिए तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या है, लैंगिक जेंडर और रूढ़िवादी का सामना करने के लिए। तो क्या होता है, ये जो होता है गैर परंपरागत भूमिका जो होता है, ये मतलब क्या होता है, जेंडर स्टीरियो को दर्शाता है, ठीक है। तो ये जेंडर स्टीरियो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर स्टीरियो मतलब क्या होता है ना, जैसे कि पुरानी अवस्थाओं से जो मन में क्या था एक प्रकार ग्रहण कर दिया जाए, जैसे कि जेंडर स्टीरियो में जैसे लड़का, ठीक है, जैसे मेल और यहाँ हो गया फीमेल। तो लड़का के लिए ये डाला जाता है कि क्या है ना, लड़के कभी रोते नहीं है, फीमेल क्या है रोते हैं। तो ये कहता है मन में एक ही चीज को बार बार वैसा दिखाया जाता है, जिसमें से क्या होता है, ये मन में मतलब गढ़ दिया जाता है। जैसे कि लड़का हमेशा बाहर की ओर काम करते हैं और महिला क्या कहते हैं घर में काम करते हैं, तो महिला लोग को बाहर जाने की अनुमति नहीं है, महिला को काम करने की अनुमति। तो ये क्या एक जेंडर स्टीरियो को दर्शाता है, ठीक है, जेंडर स्टीरियो को पक्षपात को दर्शाता है, ठीक है। ऐसा हालांकि कुछ नहीं है, पर ये वास्तव पुरानी परंपराओं से चलता आ रहा है, इसलिए इसको अभी भी ये वर्तमान चलता आ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन बच्चे का सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, बताना सामाजिकरण में महत्वपूर्ण। पहला ऑप्शन मीडिया, ऑप्शन विद्यालय, ऑप्शन सी परिचय, ऑप्शन डी क्या पास पड़ोस। चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या 1 2 3 4, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1, 1 में क्या है देख लीजिए मीडिया, ठीक है। निम्न में बच्चों का सामाजिकरण का महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन करता है, ठीक है। तो 1 4 3 4 ये सारा करता है, ठीक है। मीडिया करता है, विद्यालय करता है, परिवार करता है और आस पड़ोस सब करता है। तो ये सारा क्या होता है, सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण अदा करता है, ठीक है। चलिए अब कभी एग्जाम में पूछ देगा कि इससे थोड़ा सा पूछ देगा, बोलेगा प्राथमिक स्रोत, तो प्राथमिक स्रोत हमेशा परिवार होता है फर्स्ट में, ठीक है। प्राथमिक ये कभी मान लो पूछ देगा प्राथमिक स्रोत कौन सा, परिवार। द्वितीय बोलेगा तो विद्यालय, ठीक है, द्वितीय बोलेगा विद्यालय, ठीक है। और तृतीय जब बोले द्वितीय में विद्यालय का आएगा, फ्रेंड आ जाएगा, ठीक है। और पास पड़ोस जो है द्वितीय के अंदर, और थर्ड में आ जाएगा मीडिया, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, कभी एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है हार्वर्ड गवर्नेंस से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, हार्वर्ड गवर्नेंस से सीटेट के लिए। हार्वर्ड गवर्नर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न विशेषताओं में से युक्ति का एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से व्यक्तिगत किया जा सकता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है देखिए, यहाँ पे विशेषताएं बोल दिया हार्वर्ड गवर्नर के अनुसार, ठीक है। चलिए यहाँ पे है दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्रेरण को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रियाओं की योग्यता में क्या है। पहला ऑप्शन है प्रतिवाद, ऑप्शन अंतर्व्यक्तित्व, ऑप्शन अंतर्व्यक्तित्व, ऑप्शन नहीं देना। देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा, हिंदी में आपको कंफ्यूजन होगा, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो हमेशा इंग्लिश को प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा इसका सही है, क्या हिंदी दोनों मिलता जुलता है, तो इसका कंफ्यूज रहेगा। तो ये जब भी रहेगा तो इंग्लिश को प्रेफर कीजिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका ट्रिक भी बताएंगे। अब मैंने मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत जो हार्वर्ड गवर्नर जी दिए थे, ठीक है, हार्वर्ड गवर्नर टोटल 8 बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे, ठीक है। तो याद है कि 8 बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो एनसीईआरटी में 8 बहुबुद्धि का सिद्धांत है। मैंने एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था, और एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ कैसे इसको याद करना है वो भी बताएं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो दूसरों की, तो इसको याद करने के क्या है, दूसरों की, तो मतलब कि दूसरों को याद करने के लिए क्या, इंटर कास्ट मैरिज। दूसरों के लिए क्या है, इंटर कास्ट मैरिज, दूसरों की मनोदशा जानने के लिए इंटर पर्सन, मतलब जैसा इंटर कास्ट मैरिज होता है ना, तो दूसरा कास्ट में जो शादी कर लेता है उसको इंटर कास्ट मैरिज, दूसरे कास्ट में शादी करने का इंटर कास्ट मैरिज। तो दूसरा का मनोदशा देखने के लिए। और फिर बोला खुद की, जब इसमें बोल देगा खुद की, जब खुद की बोल देगा इंट्रा, जब खुद की बोलेगा तो इंट्रा, ठीक है। तो याद रखिएगा खुद की बोलेगा इंट्रा। इसमें क्या होता है प्राकृतिक, न्यूरल में जो प्राकृतिक के समय रहता है, ठीक है, प्राकृतिक के साथ खेलना, प्राकृतिक के सिद्धांतों को समझने में जो जिसका ये रहता है, तो ये इसको बोलता है, ठीक है। जो इसको बोलता है नैदानिक, जो एथोपोस्टिक सोच है, जिसको क्या है नैदानिक सोच, मौलिक ये करने की जो क्षमता होती है, इसको ये वाले सोच बोलते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के मूल्यांकन के निम्नलिखित में कौन सा कारण होना चाहिए, तो बच्चों के मूल्यांकन में क्या कारण होना चाहिए।
पहला ऑप्शन है बच्चों को गैर उपलब्धियों वाले, निम्न उपलब्धियों वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धियों वाले के रूप में अलग करना, नाम देना। ऑप्शन में 2 बोलता है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। ऑप्शन में सी समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। और ऑप्शन डी होता है बच्चों की क्षमता, संभावना और सशक्त पक्षों की चुनौती पक्षों के बारे में माता-पिता के साथ चर्चा करना। नीचे आपके पास ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, नीचे ऑप्शन है। चलिए तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाइए। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, तो यहाँ 2 3 4, तो 2 और 3 4, 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा? बच्चों के मूल्यांकन में कौन होना चाहिए? ये होना चाहिए। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों में होने वाली अधिगम प्रक्रियाओं में प्रगति के बारे में पता लगाना चाहिए, ये भी सही है। अब बच्चों की क्षमता, संभावना और सशक्त पक्षों और चुनौती पक्षपात के बातों को माता पिता के बीच चर्चा करना चाहिए, ठीक है। बच्चों में क्या गलती है, बच्चों में क्या उसको डेप्थ को नहीं पकड़ पा रहा, उसमें क्या संशोधन करना चाहिए, उनकी क्षमताओं को क्या माता-पिता को बताना चाहिए, ताकि माता-पिता भी उसके बच्चे पे थोड़ा-सा ध्यान दें, ताकि बच्चे को अभी अच्छा से विकास हो सके, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रगति शिक्षा का अवधारणा का बारे में प्रमुख है? तो निम्न प्रगति शिक्षा के बारे में पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावनाओं में विकास करना। ऑप्शन नंबर सी मानव निर्देशित मूल्यांकन, ऑप्शन में बाह्य प्रेरणा एवं एक रूप मूल्यांकन माना। तो आपको पढ़ना प्रगति शिक्षा क्या होता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है? बच्चों को मतलब कि क्या कहते हैं? सीसीई, बच्चों को प्रगति की मतलब कि बच्चों को एक मतलब कि अलग-अलग तरीकों से बच्चों के विकास में उसको महत्वपूर्ण करना, विकास देना, बढ़ावा देना, ठीक है? इसको बोलते हैं प्रगति शिक्षा। चलिए आप लोग बताइए। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या था? ऑप्शन नंबर बच्चों की क्षमता और संभावना को विश्वास करना। क्या बच्चों की जो एबिलिटी है, बच्चों कितना पकड़ पा रहा है, बच्चों कितना करने का क्षेत्र है, मतलब कितना कर सकता है, उसकी बच्चों की जो एबिलिटी है उसको हमेशा क्या करना? विश्वास करना, उसको हमेशा प्रोत्साहित करना, ताकि वो बच्चों आगे की ओर विकास करे, ठीक है? बच्चों को कभी भी दंड नहीं देना चाहिए। जैसे कभी भी पाठ्य पुस्तक अधिगम नहीं करना चाहिए, बच्चों को रटन नहीं देना चाहिए, बच्चों को हमेशा पाठ्य पुस्तक पे भी ध्यान नहीं देना, रटन नहीं करना, बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, ठीक है? जैसे कि फिर स्टैंडर्ड ये नहीं अपना मानक तो ये कभी नहीं करना चाहिए, ये स्टैंडर्ड निर्देश कभी भी नहीं देना चाहिए। और बाह्य प्रेरणा और एकरूप मूल्यांकन है। बाह्य प्रेरणा मतलब कि बच्चों को क्या कहता है? लालच नहीं देना कि हाँ, तुम पढ़ोगे, तुमको हम ट्रॉफी देंगे, तुमको कार खरीद के देंगे, चॉकलेट देंगे। तो इस टाइप का ये होता है बाह्य प्रेरणा, ताकि बच्चे इसमें क्या होता है, बच्चे सिर्फ मोटिवेट हो जाएगा, बस वो जब जब एग्ज़ाम होगा, अच्छा हमको पुरस्कार मिलेगा तो पढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ेंगे। इसमें बच्चे क्या नेगेटिव मतलब माइंड सेटअप हो जाता है, ठीक है? तो ये भी नहीं करना। चलिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विकास के व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपको बताना है व्यक्तित्व भिन्न इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल डिफरेंट। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस समझाने के लिए क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना चाहिए और जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेषताओं से शुरुआत देती है। ऑप्शन में भी होता है परवीनीकरण पर विचार करना चाहिए जो लोगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन में सी बोलता है शारीर के दिमाग में प्रक्रियाओं को विचार करना चाहिए और ऑप्शन में भी वंशगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण के कारकों को एवं उनकी परिस्थिति क्रियाओं पर भी विचार करना चाहिए। चलिए बताइए। चलिए चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए? पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना चाहिए जो लोगों को क्या है? प्रभावित करे। तो व्यक्ति ने हमेशा क्या है? इस पर विचार करना चाहिए, ठीक है। चलिए जहाँ एक्सप्लेनेशन है सब वहाँ एक्सप्लेन करेंगे, फिर लिख लेंगे आगे के। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको पूछना विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन व्यक्ति को अलग अलग गति से विकास करते हैं। दूसरा विकास तुलनात्मक रूप से क्रमित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोलता है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। ऑप्शन में विकास की सटीक गति एवं प्राकृतिक जन्मजात के समय निर्धारित होते हैं। चलिए बताइए। तो आपको बताना विकास का सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये सब मैंने पढ़ा दिया तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? विकास सटीक गति एवं प्रकृति को जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। तो क्या होता है बच्चे का ये नहीं है। हमेशा कभी भी जैसे बच्चा जन्म ले लेता है तो हम उसका क्या भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा जैसे कि मम्मी पापा यदि तेज है तो बच्चा ऐसा नहीं है कि वो तेज होगा। बट उसको यदि बच्चा मान लो मम्मी पापा तेज है तो उसका बेटा भी तेज होगा, सही है। बट उसका जब मतलब वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा तो उसको जिस प्रकार का पर्यावरण, ठीक है, ये माहौल मिलेगा। पर्यावरण मान लो उसका गलत संगति, दोस्त के साथ गलत रिलेशन हो गया, तो वो क्या गलत संगति की ओर चला जाएगा, जिससे उसका विकास रुक जाएगा और वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए जैसे कोई किसी का मम्मी-पापा कमज़ोर रहता है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका बेटा क्या होता है, बड़ा आईएएस ऑफिसर ये सब बन जाता है। कैसे? उसको सही एनवायरनमेंट सही शिक्षा मिलता है, तो इस वजह से इसीलिए बोलता है हमेशा बच्चे की प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो सकती है, तो ये नहीं हो सकती है। यहाँ पूछा कौन नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है? चलिए, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक क्या है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक कर देते हैं। इसकी सही विवेचना करते हैं। मतलब शोध किया है तो उससे पता चलता है कि शिक्षक क्या था, लड़की की तुलना में क्या लड़के से, मतलब लड़के से ज्यादा मतलब कोलैबोरेट करते हैं। लड़का ज्यादा बच्चे मतलब शिक्षक लड़कों की बातों को मानते हैं, लड़कों के बातों के अनुसार वो मतलब कि अध्ययन करते हैं। तो ऐसा सही विवेचना करना है, ठीक। पहला, लड़कियां की तुलना लड़के शैक्षणिक क्षमता में काफी अधिक होते हैं, ऐसा हो सकता है। ऑप्शन बी, लड़कियां की तुलना लड़कों को अधिक क्या अवधान की आवश्यकता होती है, ये भी। अगला है, यह शिक्षण के लिंग पक्षपात का उदाहरण है, और यह कक्षा में लड़कियों की तुलना लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए बताइए। चलिए देख ले, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यह लिंग पक्षपात को दर्शाता है। क्या दर्शाता है कि जब इस तरह का कर रहा है तो इसमें क्या जेंडर स्टडी, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या था, जेंडर बाइस, ठीक है, जेंडर बाइस को दर्शाता है। क्योंकि देखिए ये क्या है, टीचर क्या है, लड़कियों को इग्नोर कर रहा है, सिर्फ लड़कों को बातों पर ध्यान दे रहा है, तो क्या कहता है वो लड़की को इग्नोर कर रहा है, बॉयज को फोकस कर रहा है, तो ये जेंडर स्टडी को दर्शा रहा है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्न में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? अपसारी थिंकर, डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद फिर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग बताते हैं। पहला, अहम केंद्रित बच्चों बच्चों में अहम केंद्रित होती है। क्षतिग्रस्त बच्चों की, ऑप्शन सृजनात्मक बच्चों की, ऑप्शन अधिगम आसक्त वाले बच्चों की। चलिए आप लोग बताइए, उसके बाद फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको इससे मतलब एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटे ना, ठीक है। चलिए, तो देखिए थोड़ा सा पहले हम डाइवर्जेंट थिंकिंग बता रहे थे। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, मतलब ओपन इंडेड रहता है, ये ओपन इंडेड रहता है, अलग क्रिएटिविटी रहता है, आउट ऑफ बॉक्स रहता है और मल्टीपल रहता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या था, एक क्वेश्चन को क्या था अलग अलग तरीके से वो हल कर सकता है। जैसे कि मान लो रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, तो क्या इस तरीके से बना दिया, इस तरह से बना, इस तरह से। तो डाइवर्जेंट अलग अलग तरीकों से उसको सॉल्व करने का एबिलिटी हो रहा है, ठीक है। और एक होता है कन्वर्जन थिंकिंग, तो इसमें क्या था, अभी सारी सोच, अभी सारी सोच होता है वो नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना एक एक पॉइंट पे जाकर फिक्स हो जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन मान लीजिए, और एमसीक्यू में ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से एक क्वेश्चन को वो रट लिया, तो उस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने को तो वो आप सारी सोच का था। तो आप सारी सोच ठीक नहीं था, उसमें क्या था लिमिटेड रहता है, उसके बाद वो नहीं होता। बट डाइवर्स थिंकिंग सबसे बेस्ट होता है, तो ये भी याद रखिए, तो आप सारे चिंतन बेस्ट रहता है, ठीक है। चलिए सही आंसर हम लोग देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, तो डाइवर्स थिंकिंग क्रियात्मक बच्चों के लिए होता है, क्या सृजनात्मक होता है, क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिव बच्चों के लिए होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो और एक चीज याद रखिएगा, अवसारी सोच वाला बच्चे प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। जितना भी अवसारी जो सोच कर रहे हैं, अवसारी सोच क्रिएटिव नहीं होता, बट हर क्रिएटिव बच्चा अवसारी सोच का या डाइवर्सन थिंकिंग अवश्य रखता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्रिएटिव बच्चा जितना भी होता है वो डाइवर्सन थिंकिंग को हमेशा रखता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि दृश्य रूप से बाधित जो जिसको देखने में परेशानी है, उसमें विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेश का पालन करना है। जिसको देखने में परेशानी हो रहा है, तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली छवियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना देना चाहिए। ऑप्शन में कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन में स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थियों को उसे ध्यान दे सके। ऑप्शन बी, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान देना चाहिए। चलिए क्या करना चाहिए, जिसको दृश्य से रूप से देखने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए तो इसका सही आंसर जब लोग जल्दी बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्री को अधिक मात्रा में प्रयोग करना था। जिसको देखने में दिक्कत हो तो क्या करें, उसको छूकर देखने वाले ये प्रोसेस देंगे ताकि वो छूकर महसूस कर सके, ठीक है। जिसको बोलने वाला जैसे कि बोलने वाला जैसे किताब तो देखा है तो उसको छोड़ के, जैसे टेप रिकॉर्डर वगैरह जिससे उसे आवाज लिखे ताकि बच्चे उसको सुन के कर सके, ठीक है। कुछ कुछ जैसे कि बता देते हैं, जैसे कुछ-कुछ बीमारी जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया किसमें, जिसको पढ़ने में परेशानी होता है, डिस्लेक्सिया, ठीक है? डिस्लेक्सिया जिसको पढ़ने में परेशानी होता है। अफेसिया, अफेसिया किसको होता है, जिसमें से क्या होता है व्यक्ति को बोलने मतलब कि मतलब लिखने, चलने, टहलने में जो परेशानी होता है वो वाला, ठीक है? तो ये सब याद रख जाए। दूसरा बोला डिस्पेक्सिया, पेक्सिया मतलब जिसको क्या होता है, मतलब सामने में नहीं बना पाता, जैसे कि बॉल ऊपर से आ रहा है, जैसे यहाँ से बॉल आ रहा है, ठीक है?
बॉल जब बच्चों को मतलब कैच कर रहा था, उसमें क्या कहता है, वो कैच नहीं कर पा रहा, उसका सामना नहीं बना था कि वो बॉल को नहीं पता था कि बॉल इधर ही आएगा, तो ये बोलता है, आप इसको बोलते हैं डिस्प्लेक्सिया, ठीक है। ठीक है, अफेसिया जिसको बोलने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो ये सब जरूर आप लोग याद रखना। डिसकैलकुलिया जिसे गणित, रीजनिंग उन्निंग मतलब उसको सॉल्व करने में परेशानी, लिखने में वो सब परेशानी होता है, ठीक है, डिसकैलकुलिया, ठीक है, मैथ होते सॉल्व करने में, ठीक है। डिसग्राफिया, ग्राफिया बोलेगा जिसको लिखने में परेशानी, ठीक है, लिखने में जिसको परेशानी है ग्राफिया, और जिसको कैलकुलेशन करने में डिसकैलकुलिया, ठीक है, तो ये सब आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सहयोगात्मक मतलब है कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, मतलब साझा करके दोनों मिलजुल कर साथ मिलकर क्या कहते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो हम उम्र साथियों के साथ शिक्षण अधिगम समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करते हैं? पहला सक्रिय रूप से आगे बढ़ना, और सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना, और कभी कभी प्रयोग करना चाहिए और कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए बताइए आप लोग। कोऑपरेटिव लर्निंग से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग क्या था, ग्रुप, पेयर, ये कौन सा दिया था, ये लैब वाइज ने दिया था, ठीक है, तो ये भी आप लोग कोऑपरेटिव लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, ये सब जितना दिया कौन दिया, लैब वाइज ने दिया, ठीक है। बच्चों क्या ग्रुप में जाकर सीखते हैं, ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखें, लैब वाइज ने दिया, ठीक है। लैब वाइज में जस्ट अभी ऊपर बता दिया कौन क्या क्या दिया था, जैसे जेडपीटी का सिद्धांत दिया था, जेडपीटी के बारे में, ठीक है। एमको के बारे में दिया था, ठीक है। मचान या स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में दिया था। भाषा विचार क्या, वो तीन थे, क्या CCL, ठीक है, भाषा, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीन भाषा का चीज के बारे में दिया था, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या दिया, शुड बी एक्टिव प्रोमोटेड, क्या वो एक्टिव रूप से, ठीक है, तो ये भी दिया था। बच्चे क्या था, कोऑपरेट करके एक्टिव करके, ठीक है। चलिए ये सब तो होगा नहीं, ये नेगेटिव है, ठीक है, अब मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वाला बताए हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा समावेशी है, समावेशी का मतलब एक ही कक्षा के अंदर क्या बच्चों को सभी को मिलजुल कर करना, शिक्षा देना, किसी में भेदभाव नहीं करना, एक रूप निर्देश, मानवीय प्रशिक्षण, प्रतियोगिता आदि को बढ़ावा देना और विशेष शिक्षा योजना। चलिए बताइए, ये तो इजी है, आराम से कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा इसमें, क्या है ये वाला, तो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान क्या कहता है, समावेशी कक्षा में क्या है? बच्चों के हिसाब से, जैसे कि कोई बच्चा मतलब क्या है, जैसे कि मतलब विकलांग है तो उसको क्या है मतलब कि अपांग है, जिसको पढ़ने में समस्या है, डिस्लेक्सिया वाला बीमारी है, तो क्या होता है एक एक हम देंगे बट उसके लिए इंडिविजुअल एजुकेशन देंगे, थोड़ा सा उसको अलग तरीके से, यूनिफॉर्म एक रूप नहीं कभी भी नहीं करेंगे, ये हमेशा नेगेटिव है। स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे, प्रोमोटिव नहीं करेंगे, प्रोमोटिव और कॉम्पिटिशन, ये सब हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये सब हमेशा काट देना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला जरूर वीडियो देखिएगा, उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से, इसको जल्द कर लिए, 5 मिनट का वीडियो है, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, बाकी ये सब नेगेटिव है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं को मिलान युग में निम्न में से कौन सा सही है, आपको बताना है। यहाँ पे बोला है मैच द पेयर ऑफ क्या है, लर्निंग एंड देयर प्राइमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगम दृश्य सूचनाओं को समझाने नहीं सकते हैं। पठन अक्षमता अधिगम धारा प्रवाह को लिखने में कमी होती है। सृजनात्मक अधिगम अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे। अवधारणात्मक कमी अधिगम उच्च अभिप्रेरण लंबे समय तक अवधारणा बनाए रखने। चलिए बताइए। इंग्लिश देखिए हेडिंग इम्पैक्ट, ठीक है, विजुअल इंप्रेशन, डिसलेक्सिया, लैक्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, क्रिएटिविटी, हाइपरटेंशन, थिंकिंग एंड कंप्यूटर, तो इसमें बोलता है कौन सही पूछा है ना, आप लोग सही बताइए, ये तो इजी है, इसका सही तो आराम से करिए। पठन, तो पठन क्षमता अभी जस्ट बताए थे ना, जिसको पढ़ने में परेशानी डिसलेक्सिया, अब जस्ट बताए डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया है तो ये पढ़ने में परेशानी होती है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। अभी 2-3 तो बताए थे ना, डिसलेक्सिया हो जाए, डिसकैलकुलिया होता है, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया में जिसको गुणन गणन का, डिस्पेजिया होता है, डिस्पेजिया में जिसमें था वो क्या था, बोलने में परेशानी आता है, ठीक है, तो ये सब होता है, ठीक है। डिसकैलकुलिया होता है, डिस्पेजिया, डिसग्राफिया होता है जिसको लिखने में परेशानी होता है, तो ये आप लोग जरूर याद कीजिएगा, इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा आपको। हम लोग क्वेश्चन समझे, कौन सा अधिगम सार्थक समीकरण का रूप में परिणत नहीं है, पूछा नहीं पूछा है, ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा, मीनिंगफुल फैसिलिटीज, पहले से विद्यमान ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराव स्पष्टीकरण को बढ़ावा देना, उदाहरण एवं गैर उदाहरण का प्रयोग करना और एक समस्या में अनेक तरीकों से विचार के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त क्वेश्चन ये वाला। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताइए आप लोग जल्दी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन में दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, क्या है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, बाबा के सब है, देखिए पहले से विद्वान ज्ञान में नहीं ज्ञान में चलना, ये कौन सा दिया, पहले से विद्वान
ये पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान के साथ जोड़ना, तो ये कौन सा दिया था, ये जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। अगला फिर क्या, यूज एग्जाम्पल एंड, बच्चों में क्या हमेशा एग्जाम्पल तो देना चाहिए, बस जैसे कि पानी के बारे में दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल दीजिए ये पेन है, ठीक है। तो पेन तो दिया, वो रियल में दिख रही है, हाँ ये पेन है, बट इसके साथ ये वाला फोन है, फोन कब दिखाएगा, तो ये पेन नहीं है, ये फोन है। तो बच्चों को क्या है, पेन के साथ साथ ये एक्स्ट्रा भी पता चला है कि ये पेन नहीं है, मोबाइल है। तो उसमें गैर भी होता है और मतलब उदाहरण भी मिल रहा है और उसका गैर उदाहरण भी मिल रहा है, ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझें। एक समस्या में अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को जैसे कि कोई क्वेश्चन किए, मान लीजिए एक रीजनिंग क्वेश्चन है, तो बच्चों को ये जब इसको सॉल्व कर रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसके साथ क्या है, बच्चों को इसको सॉल्व करने के साथ बच्चों को बोलेंगे और थोड़ा सा दिमाग लो, और थोड़ा, तो उसे बोलता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चों का एक के साथ अलग अलग तरीकों से उसको सॉल्व करने का तरीका है, उसको बोलता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, और डाइवर्जेंट सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक परिवेश के साथ अनुकूलित नहीं हो सकता, बताना है अनुकूलित नहीं होता, इसमें क्या बताया, कंसिस्टेड विद द कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट, कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट के साथ। पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीकों से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्तालाप में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ऑप्शन में शिक्षक प्रमुख प्रकरणों एवं संबंधों में विद्यार्थी के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करने तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनः संस्थान में विस्तृत करने के लिए शिक्षण नीतियों की योजना बनाती है। और चौथा बता, अध्यापक विशिष्ट शस्त्र वास्तु मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। चलिए बताइए आप लोग, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, कौन सा नहीं पूछा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, ये विशेष छात्र वास्तु मूल्यांकन रणनीति लागू करते हैं तथा प्रक्रिया के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रदर्शन फीडबैक क्या था, बच्चों को हमेशा कभी भी क्या होता है, इस टाइप का नहीं करना है, मतलब कि बच्चों को मतलब प्रदर्शन, अच्छा ठीक है तुम ये करा तो तुमको इस हिसाब से प्रदर्शन का फीडबैक देंगे, तो ये हमेशा बच्चों में नहीं करना, ठीक है। हमेशा क्या कहता है, बच्चों को मास्टरी ओरिएंटेड करना चाहिए, ठीक है। हमेशा बच्चों को मास्टरी ओरिएंटेड पे ध्यान देना चाहिए, तो वो आपको करना चाहिए, बाकी ये सब सारा सही है। जैसे सहयोगात्मक केंद्रित कार्य देते ये सही है, ठीक है। दूसरा बोलता है ये विचारों को जटिल सार्थक समस्याओं आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, हाँ ये भी सही है, बच्चों को हमेशा नए नए अवसर प्रदान करना चाहिए। तीसरा होता है विस्तृत तनाव विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिकारियों को योजना बनाना चाहिए, लेसन प्लान बनाने बच्चों को एक्टिविटी में ध्यान देना चाहिए, तो ये सब सारा सही है, पर ये नहीं होगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय इसके लिए प्रोत्साहित, तो शिक्षक विद्यार्थी को इसके निर्धारित करने के प्रोत्साहित करना चाहिए, खाली जगह इसके बजाय क्या करना चाहिए, अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन करना, प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। चलिए बताइए आप लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी जस्ट बताए थे हम, मास्टरी ओरिएंटेड, जो समझ गया मास्टरी ओरिएंटेड वो उसको बना देगा। चलिए देख लेते हैं मास्टर ओरिएंटेड के बारे में, क्या 19 डेज का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ पे क्या है, लर्निंग गोल परफॉर्मेंस गोल, इसी को बोलते हैं मास्टर ओरिएंटेड। हमेशा क्या करना है, अधिगम लक्ष्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, निर्धारित करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके लिए अधिगम लक्ष्य करना चाहिए, बट प्रदर्शन लक्ष्य के लिए बजाय के, तो मतलब बजाय के प्रदर्शन लक्ष्य के, ठीक है, परफॉर्मेंस गोल, ठीक है, ये भी करना, ठीक है। तो ये सब जरूर याद रखिएगा। असफलता के बचने के लिए अंक देना, अंक ले लक्ष्य असफलता से बचने के लिए, ये सब, तो ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सब गलत है। तो हमेशा बच्चों को क्या ये करना चाहिए था, लर्निंग गोल एंड परफॉर्मेंस गोल, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीति का उदाहरण है, आपको बताना प्रभावी रणनीति। पहला इफेक्टिव रणनीति, पहला लक्ष्य के समय सारणी को निर्धारित करना चाहिए, संगठन चार्टों और अवधारणाओं को नक्शे बनाना, ऑप्शन उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना, ठीक है। अगला होता है क्या है, हम उम्र साथी को समझाना और स्वयं को प्रश्न करना। चलिए बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, हम चलिए आंसर बनाते हैं। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सब करना चाहिए। लक्ष्य समय सारणी का निर्धारित करेंगे, बच्चों क्या करता है, पहले लक्ष्य निर्धारित करेगा, हाँ हमको क्या करना है, गोल गोल और टाइम को फिक्स करेगा, गोल और टाइम को टेबल बनाएगा, ठीक है। दूसरा संगठन चार्टों का अवधारणा को नक्शा बनाएगा, उसके बाद जब गोल को ये कर लेगा तो फिर ऑर्गेनाइज करेगा, चार्ट चार्ट प्रिपेयर करेगा, कॉन्सेप्ट बनाएगा, कॉन्सेप्ट मैप बनाएगा, अलग अलग का ये चार्ट है तो इसको अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व करना है, फिर इसका अलग प्रकार निकालेगा, फिर इसे वो चार्ट मैपिंग करेगा। फिर अगला मतलब उदाहरण और गैर उदाहरण के बारे में सोचेगा, जैसे कि इसका मान लीजिए जैसे कि अकबर का जन्म, मतलब कि अकबर ने मतलब कि
यस, अशोक ने युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध लड़ा, तो उस समय में उसकी क्या गलतियाँ थी? क्या करना चाहिए था? क्या नहीं करना चाहिए था? ये समय ग उदाहरण भी देना चाहिए और नेगेटिव का उदाहरण उसके बारे में सोचना चाहिए, तो ये भी सोचना है। और चौथा मतलब साथी को समझाना चाहिए, तो क्या बोलता है? थिंकिंग एग्जांपल एंड नॉन एग्जांपल एक्सप्लेन ए पेयर, अपने फ्रेंड को साथ मतलब कि क्वेश्चन को साझा करना ताकि उसमें भी उसका सेल्फ क्वेश्चनेशन करना, स्वयं में प्रश्न करना चाहिए। अच्छा हाँ, राजा का मतलब राजा अपने राज्य में कैसे करता था? हाँ, ये करना चाहिए तो वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए तो ये सब का सारा चीज़ करेंगे, ठीक है? तो ये सही होगा, ठीक? हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? इनमें से कौन-सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण था? बाह्य अभिप्रेरण, ठीक है? देखिए, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरण, एक होता है बाह्य अभिप्रेरण, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिए। आंतरिक अभिप्रेरण और बाह्य अभिप्रेरण क्या होता है? उसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, एक आंतरिक अभिप्रेरण अंदर से, ठीक है? अंदर से खुद से इच्छा जगता है, ठीक है? हमको खुद से इच्छा जग रहा है, हम ये करेंगे, हम अच्छा करेंगे, हम तैयारी करेंगे, हम सक्सेस करेंगे। तो ये अंदर से मतलब खुद से मोटिवेट हो रहा है, ठीक है? तो वो आंतरिक बाह्य अभिप्रेरण क्या होता है? वो लालच, हमको मम्मी-पापा कार देगा तो हम पढ़ेंगे, हमको टीचर शाबाशी देगा तो हम अच्छा करेंगे। तो इस तरह का होता है बाह्य अभिप्रेरण। चलिए, पहला ऑप्शन देखिए, मैं अपना गृह कार्य मन पसंद करता हूँ क्योंकि यह बहुत आनंदपूर्ण होता है। पहला ऑप्शन, मैं बहुत अधिक सीखता हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपनी गृह कार्य पूरी करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका बताइए? चलिए, तो इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ। क्यों? क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। वो बाहर रूप से प्रेरित है क्योंकि यदि वो गृह कार्य नहीं मतलब वो इसलिए गृह कार्य करती है कि उसको क्या शिक्षक उसका अंक देते हैं मतलब एग्जाम में वो अच्छा अंक से पास हो जाए, ठीक है? गिव मार्क्स असेसमेंट इसीलिए वो गृह कार्य करते हैं। तो इसीलिए ये बाह्य अभिप्रेरण जैसे कि आंतरिक अभिप्रेरण मैं अपना गृह कार्य पसंद करता हूँ, अपना मनपसंद से करते हैं क्योंकि अब उसके लिए आनंद में है। तो आंतरिक अभिप्रेरण अंदर से प्रेरित है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ, क्यों सीखती हूँ? जब मैं गृह कार्य करती हूँ, तो ये भी अंतर से प्रेरित है। गृह कार्य करने में मैं अधिक अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझती हूँ, तो वह अपने आप से खुद से कॉन्सेप्ट को बेटर करते हैं। देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट एंड बेटर, तो ये खुद से हो रहा है, ठीक है? तो ये हो रहा है, ठीक है? चलिए, हो गया इतना? तो आपको समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राथमिक कक्षा कक्ष में क्या करना चाहिए? केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, क्या देना चाहिए? ये तो ईज़ी है, आराम से कोई भी कर लेगा। क्या करना चाहिए? दोनों प्रकार का देना चाहिए। केवल क्या करना है? क्या करना चाहिए पूछा है ना? तो क्या करना चाहिए? उदाहरण उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, ठीक है? उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों को? उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देंगे। केवल नहीं देना है एक, केवल ये नहीं देना, उदाहरण गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, ऐसा नहीं है। हमको क्या करना है? दोनों उदाहरण देना चाहिए, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। निम्न में कौन सी रणनीति बच्चों में क्या अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? ठीक है? अर्थ मेकिंग, प्रमोट मेकिंग को चैलेंज बच्चों को अर्थ निर्माण में, ठीक है? पहला अन्वेषण में परिचर्चा, ऑप्शन सूचना में संरचना, ऑप्शन रचनात्मक साधनों का प्रयोग करना, ऑप्शन में एकरूपी एवं मानकित परीक्षण। क्या करना बच्चों अर्थ निर्माण में कौन बढ़ावा देंगे? चलिए बताइए। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो ईज़ी है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या? अन्वेषण एवं परिचर्चा। क्या बोलता है? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, ठीक है? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, ठीक है? तो ये अर्थ निर्माण में सहायता करते हैं। सूचनाओं का संचारण ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये इन्फॉर्मेशन ये नहीं इन्फॉर्मेशन ये तो कभी ये सब हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये सब को नेगेट कर देना, ठीक है? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। इसमें मतलब बच्चों की गलतियों एवं भ्रांत धारणा बन जाता है। बच्चों में गलतियाँ, मिसकॉन्सेप्ट क्या बन जाते हैं उसके बारे में पूछा है। शिक्षा रणनीति परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा रणनीति परियोजना के लिए एक रुकावट एवं विघ्न है। यह शिक्षा रणनीति परियोजना अनदेखी करनी चाहिए। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमता वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर होती है। क्या भ्रांत बच्चों में क्या एक बार गलतियाँ या मिसकॉन्सेप्ट बच्चों में डेवलप हो जाता है, वो पूछा है। तो क्या मिसकॉन्सेप्ट डेवलप हो रही है होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये बच्चों में क्या कर रहा है एक मिसकॉन्सेप्ट गलत अवधारणा बना हुआ था। शिक्षण का मिसकॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ये हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। अगला बोलता है, इसमें बोलता है क्या बोलता है? संज्ञानात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? तो संज्ञानात्मक कंस्ट्रक्टिव, ठीक है? ये भी याद है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है? किस रूप में देखा जाता है? पहला है लघु व्यस्क के रूप में, जब सभी पक्षपातों जैसे आकार, संज्ञा एवं समूह व्यस्क की तुलना में कम हो। दूसरा कोरी पाटियों या खाली स्लेट जिसके जीवन के अनुभव द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। ऑप्शन यह एक निष्क्रिय प्राणी जिससे अनुबंध के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जाता है और तथा ढाला जा सकता है, उसको अलग और उसको ढाल सकते हैं। एक समस्या समाधान करने वाले बालक जैसे मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। तो बच्चे संज्ञानात्मक ढांचे बच्चों को किस रूप में
देखा जाता है। तो किस रूप में देखते हैं, चलिए जल्दी बताइए, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। चलिए, तो किस रूप में हम लोग देखते हैं, चलिए तो किस रूप में देखते हैं, ए वाला ऑप्शन नंबर, यह समस्या समाधान करने वाले बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में देखते हैं, ठीक है, तो ये देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं कि अपनी कक्षा में संज्ञानात्मक अधिगम को प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस पर होती है। तो बच्चे जैसे कि वाइल्ड कोऑपरेटिव, ठीक है, वाइल्ड कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव कौन सा दिया था, लेब वाइज से, ये भी याद रखिएगा, लेब वाइज कोऑपरेटिव लर्निंग दिया था। तो किस प्रकार होती है, पहला होता है एक मूक दर्शक होना चाहिए और बच्चों को जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए, कक्षा को छोड़ देना चाहिए और बच्चों को स्वयं कार्य करने देना चाहिए, संज्ञानात्मक होना चाहिए और प्रत्येक समूह को निगरानी करनी चाहिए, क्या होता है उस समूह को सहयोग करना चाहिए जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हों। चलिए क्या हो जाएगा, आप लोग वीडियो को बनाइएगा पॉज करके। तो सही ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक होना चाहिए और प्रत्येक बच्चों का निगरानी करना चाहिए, ठीक है। इज सपोजिव एंड माइनॉरिटी एज ग्रुप, सपोजिव कीजिएगा, हमारे एज ग्रुप को क्या करना है, ये करना है, क्यों, क्योंकि इसी को बोलता है स्कार्फ होल्डिंग। जैसे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं बच्चा, ठीक है, ये क्षेत्र है, इसमें जो बच्चा काम कर रहा है तो क्या सपोर्टिव तो हो रहे हैं, बट एन माइनर एंड एज ग्रुप आप उसको निरीक्षण करिए, जैसे बच्चों का निरीक्षण करें, मान लिया थोड़ा सा ये हो रहा तो उसको क्या प्रमोट कीजिए, इसको बोलता है स्कार्फ होल्डिंग, ठीक है। लेबर, इसने ये बहुत अच्छा सिद्धांत दिया, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इसमें बोलता है निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प, कौन सा विकास का अधिगम के बीच संबंध सही तरीका बताओ, विकास एंड डेवलपमेंट, मैंने पढ़ा दिया विकास एंड डेवलपमेंट, जो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। विकास अधिगम को संबंधित नहीं होते हैं, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होती है, अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है और विकास एवं अधिगम का अंत क्रिया संबंध निर्भर होते हैं। चलिए बताइए, चलिए तो इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, विकास एवं अंत संबंधित होते हैं और अंत एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट मतलब होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, क्या एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, दोनों का क्या होता है सामाजिक व पूरा पूरा तरह से प्रभाव पड़ता है, इसलिए विकास क्या था, डेवलपमेंट एंड लर्निंग इंटर रिलेशन इंटरडिपेंड, दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है, यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों एक दूसरे से मिलकर विकास एल्गोरिथम को लर्निंग की ओर बढ़ावा देता है। लर्निंग क्या होता है कि बच्चों को सीखने के दौरान बच्चों में जो मतलब कि बच्चे सीख रहा है तो उसमें क्या है आप हेल्प कर रहे हैं, बच्चों सीख रहा है किस प्रकार से ग्रो कर रहा है, वो सब होता है, ठीक है। डेवलपमेंट शारीरिक विकास, उसके बनावट मतलब कि योगात्मक मात्रात्मक परिवर्तन होना, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से ही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीकों को क्या कहते हैं, मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान या मापिक में, इंग्लिश में देखिए मेंटल टूल्स, स्कीम, इमेज एंड मेंटल मैप। चलिए बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर है बहुत ईजी है, स्कीम, क्या होगा इसका स्कीमा हो जाएगा 28 का स्कीमा। देखिए स्कीमा क्या होता है, जैसे कि बच्चा है, मान लीजिए ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा को देखता है, घोड़ा को देखता है, जब बच्चे घोड़ा को देखता है तो क्या रहा उसका माइंड में, यहाँ पे माइंड में उसको क्या रहा स्कीम बन जाता है, माइंड में उसका स्कीमा बनता है, ठीक है, माइंड में स्कीमा बनता है और उसमें से संशोधन करके उसको माइंड में, अच्छा ये घोड़ा का चित्र है, जैसे यहाँ पेड़ देखता है तो पेड़ को जब देखता है तो उसको माइंड में एक स्कीमा बनता है और उसमें संशोधन करता है, मतलब उसमें सुधार करता है, बदलाव परिवर्तन करता है, जिसमें से क्या होता है बच्चों को उसको उसको स्कीमा में परिवर्तन करके क्या होता है अपने इमोशन में ये कर लेता है और माइंड में वो सेट कर लेता है, इसी को बोलता है स्कीमा, ठीक है। तो आपको ये भी जानना चाहिए था स्कीमा के बारे में, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि स्कीमा क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों थोड़ा अपना माइंड में क्या स्कीमा डेवलप करता है और उसके बाद उसको ये करता है, ठीक है। जैसा कि 2-3 पॉइंट आपको बता देते हैं, जैसे कि एकोमोडेशन होता है, एसिमिलेशन होता है। देखिए एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है मतलब पूर्व ज्ञान जो पहले से उसके पास ज्ञान रहता है उसमें क्या होगा पूर्व ज्ञान का संशोधन करके नया जो अभी वर्तमान ज्ञान है उसमें क्या होगा जोड़ना, इसको बोलता है एसिमिलेशन, ठीक है। दूसरा होता है एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन बोलता है इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं एकोमोडेशन, समायोजन, ठीक है, एकोमोडेशन समायोजन या मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है जैसे कि आपको जो पहले का जो ज्ञान रहता है यदि उसमें से आपको यदि कमी लग रहा है, ठीक है, जैसे कि आपको पहले से पता था कि घोड़ा का 4 पैर होता है, ठीक है, फिर आपको लगता है नहीं वो गलत बताया गया था, फिर जब बाद में पता है घोड़ा का 5 पैर होता है, ये सही है। इसके बाद जब पता चल गया तो क्या कहता है उसमें सुधार कर देता है, सुधार करके ये नया स्कीमा जोड़ लेता है, तो उसको बोलता है एकोमोडेशन, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखेगा क्योंकि ये सबसे एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये सब जरूर आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है एक उचित प्रश्न सुझाव बच्चे की समझ को उचित बिंदु से आगे ले जा सकते हैं तो जिसे वह अकेला पहुंचा सकता है, निम्न में कौन सी संरचना को है, पहले समझ निकट विकास सिद्धांत, समाधान का, संरक्षण का, बुद्धि का सिद्धांत। चलिए बताइए,
इतना बार बता दिए कि आप आराम से इसको कर लीजिए। क्या हो जाएगा, या क्या है, वो चीज़ सुझाव दे रहा है, बच्चों को आगे की ओर ले जाता है, क्या होता है सप्रेस्ड है, बोलता है ज़ोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। अभी जस्ट बताए थे, ये वाला क्षेत्र होता है, ठीक है? ये क्षेत्र होता है और ये क्षेत्र होता है, ठीक है? जिसमें से जेडपीडी होता है, एक जेडपीडी होता है, जेडपीडी, एम के मोर जो जो उसकी उसकी तुलना से जो ज़्यादा अनुभवी हो, ठीक है? एक होता है स्कार फोल्डिंग होता है, इतना बार बता दिए। एक भाषा मतलब ये लेगवास ने लैंग्वेज को, भाषा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है? तो भाषा को महत्व दिया, ठीक है? भाषा ये तो जो परिवेश होता है, जैसे कि बच्चा मान लो सीखने के दौरान इस अवस्था में है और यहाँ से भी जाके यहाँ बच्चा रुक जाता है। जब रुक जाता है तो इस बच्चे को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा हेल्प, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। जब फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, ये बच्चा आगे की ओर ग्रो करने लगता है। इसको होता है समस्त विकास का सिद्धांत, ठीक है? चलिए आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। लेव-वायस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतम संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? पुरस्कार एवं दंड देगा, सामाजिक परिस्थिति क्रिया करके, उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा, अनुकूल संगठन के माध्यम से। चलिए बताइए, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेव-वायस्की जब भी आएगा तो लैंग्वेज, भाषा, विचार, तीन चीज याद रखिए, भाषा, लैंग्वेज, समाज और विचार, ये तीन चीज, ठीक है? भाषा, लैंग्वेज, विचार, तीन चीज में देता था यह सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं का ध्यान। तो ये लेवल उसकी, ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं पे छोड़ते हैं। तो ये पुरस्कार एंड दंड तो ये तो दिया नहीं था, उद्दीपन अनुक्रिया सिमुलेशन ये तो दिया नहीं, एडप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन जीन पियाजे का ये भी है, तो ये जीन पियाजे एडप्टेशन अभी जस्ट बताए थे। और ऑर्गेनाइजेशन बताए थे ना, इसका एसिमिलेशन, इसी से दो रूप लिखा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इसी से दो प्रकार का एडप्टेशन का दो प्रकार होता है, ठीक है? तो जब जैसे कि एडप्टेशन का एक एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का पूर्व ज्ञान में नई ज्ञान का साथ जोड़ना, और एडप्टेशन इसी का साथ निकलता है एकोमोडेशन। इसमें क्या था, नई जो ज्ञान है उसका संशोधन करना, उसी को बोलते हैं, ठीक है? तो आपको आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी, आपको लाइक करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड और कोई भी मतलब सीटेट का जो तैयारी करते हैं तो उसके लिए हम फिर से नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, जिसमें से एसएसटी इसी का करवाएंगे 2019 का, ठीक है? 2019 का जो एसएसटी में जो क्वेश्चन आया था उसको करेंगे, एडिट एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। फिर उसके बाद जो फिजिक्स, मैथ्स है, रीजनिंग है, मैथ्स का है, ठीक है? उसके बाद हिंदी है, इंग्लिश है, वो सब सारा कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।